तो हेलो साथियों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने चैनल सक्सेस जंक्शन एक कदम सफलता की ओर में। और हम लेकर के आ गए हैं आपके लिए एमपी पुलिस कांस्टेबल 2023 का 18 अगस्त थर्ड शिफ्ट का एग्जाम एनालिसिस, जिसकी टाइमिंग है 4:30 से 6:30। आज के जो प्रश्न है वो हमें अंकित कटारे जी ने भेजे हैं और इनके 80 नंबर आए हैं और ये हमारे मित्र हैं। इनके साथ में आपने हमारी एक वीडियो भी देखी हुई जिसमें हम फिजिकल वाली वीडियो बना रहे थे, फिजिकल रनिंग करते हुए जो वीडियो बना रहे थे। तो ये वही अंकित कटारे जी हैं। इनका फिजिकल काफ़ी अच्छा है, ठीक है। तो इनका जो फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा, जहाँ तक मुझे उम्मीद है, क्योंकि इनके फिजिकल भी काफ़ी अच्छे हैं, तो फिजिकल के नंबर भी मिल जाएंगे और 80 नंबर इन्होंने इसमें प्राप्त कर लिए हैं। तो अच्छा खासा स्कोर है। इनके द्वारा ये सारे प्रश्न भेजे गए हैं, तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप भी अगली किसी भी शिफ्ट में आपका एग्जाम है और आप अपने प्रश्नों को भेजना चाहते हैं, तो आप अपने प्रश्नों को 7052547003 इस नंबर पर जरूर से जरूर सेंड कीजिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ना केवल आज बल्कि 12 सितंबर तक लगातार हम आपका इसी तरह से हर शिफ्ट का एग्जाम एनालिसिस डिटेल के साथ में लेकर के आने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम जीके जीएस और एमपी जीके के बारे में बात करेंगे, उसके बाद में साइंस, उसके बाद में मैथ, फिर रीजनिंग, और इसके बाद में आपको आज के टॉप 5 स्कोर भी बताने वाले हैं। साथ ही साथ में इस शिफ्ट का कट ऑफ कितना जा सकता है वो भी हम आपको बताने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं आज का पहला प्रश्न क्या पूछा गया है। तो आज का पहला प्रश्न है, जोग गरसोप्पा झरना किस नदी पर स्थित है। तो शरावती नदी पर स्थित है जोग गरसोप्पा झरना। चलिए पूरी जानकारी आपको इस प्रश्न के बारे में बताते हैं। तो देखिए, जोग जलप्रपात या फिर गरसोप्पा जलप्रपात शरावती नदी पर स्थित है। यह कर्नाटक के शिवमोगा जिले में है। ध्यान रखना, यह कर्नाटक में है यह नदी, और यहीं पर यह झरना स्थित है। इसकी ऊंचाई 253 मीटर है। अगर फीट में बात करें तो 829 फीट है। एक बार एसएससी में इसकी ऊंचाई पूछ ली गई थी, ठीक है। तो ऊंचाई भी आपको ध्यान रखना है डिटेल में, इसीलिए हम आपको जानकारी देते हैं जिससे कि आपका क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं हो। इसकी औसत चौड़ाई 472 मीटर है। यह नोहकलाई जलप्रपात के बाद भारत का दूसरा सबसे बड़ा जलप्रपात है। यह भी आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए, ये उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आ रही होगी। पसंद आ रही तो भाई नीचे आपको एक लाइक का बटन दिख रहा होगा, उसको जरूर दबा दीजिए। आगे बढ़ते हैं। अब इसे आप जो है रीजनिंग का प्रश्न कह लें या फिर आप जीके का प्रश्न कह लें। प्रश्न आया था, अगर यक्षगान कर्नाटक का लोक नृत्य है तो बिहू कहाँ का लोक नृत्य है। तो आपको पता है बिहू असम राज्य का लोक नृत्य है। हमारी लोक नृत्य वाली वीडियो अगर आपने नहीं देखी है तो एक बार जरूर देख लेना। एक भी लोक नृत्य उससे बाहर नहीं जा रहा है, सारे लोक नृत्य उसी में से आ रहे हैं। देखिए, तो बिहू नृत्य भारतीय राज्य असम का एक स्वदेशी लोक नृत्य है जो बिहू उत्सव से संबंधित है और असमिया संस्कृति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। एक समूह में प्रस्तुत किए जाने वाले बिहू नृत्य आमतौर पर युवा पुरुषों और महिलाओं पर होता है, और नृत्य शैली की विशेषता तेज कदम और तेजी से हाथ हिलाना है। सर, इतना डिटेल में जानकारी क्यों दे रहे हैं? इतना डिटेल में जानकारी भाई इसलिए दे रहे हैं कि अभी भरतनाट्यम में कौन से कलर की साड़ी पहनी जाती है ये पूछ लिया गया था। तो हो सकता है बिहू में आपसे पूछा जाए कि इसकी विशेषता क्या है, तो तेज कदम और तेजी से हाथ हिलाना इसकी विशेषता है। नर्तकियों की पारंपरिक पोशाक क्या होती है? तो पारंपरिक पोशाक रंगीन होती है, ठीक है। और लाल रंग की थीम पर ध्यान केंद्रित किया जाता है, जो खुशी और जोश का प्रतीक है। यह हर्ष और उल्लास का त्योहार है, ठीक है। तो लाल रंग पर ज्यादा यहाँ पर फोकस किया जाता है बिहू नृत्य में। ये पूरा आपको याद रखना है। आगे कितना भी डीपली प्रश्न पूछें आराम से आप सॉल्व करके आएंगे अगर आप लगातार एग्जाम एनालिसिस हमारा देख रहे हैं। वर्ष 2000 में भारत के वित्त मंत्री कौन थे? अब भाई ये तो ना तो करंट का बच्चा और ना ये इतिहास का बच्चा, बीच का क्वेश्चन पूछ लिया है। तो यशवंत सिन्हा वर्ष 2000 में भारत के वित्त मंत्री थे। चलिए कुछ जानकारी आपको देते हैं। देखिए, तो यशवंत सिन्हा 19 मार्च 1998 से 1 जुलाई 2002 तक भारतीय जनता पार्टी से वित्त मंत्री रहे थे। यह भारत के 31वें नंबर के वित्त मंत्री थे। कौन से क्रम के? 31वें नंबर के। इसके बाद में 32वें नंबर के जसवंत सिंह बने थे। यह भी आपको याद रखना है। जब यह वित्त मंत्री थे उस समय अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे, यानी कि बीजेपी की सरकार थी। और ये वित्त मंत्री कौन थे? यशवंत सिन्हा थे। प्रधानमंत्री कौन थे? तो अटल बिहारी वाजपेयी जी थे। आपसे आगे पूछा जा सकता है कि 2000 में भारत का प्रधानमंत्री कौन था? तो याद रखना, अटल बिहारी वाजपेयी जी भारत के प्रधानमंत्री थे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। अगला प्रश्न है, अटल इनोवेशन मिशन के महानिदेशक कौन है? सही आंसर है चिंतन वैष्णव जी जो हैं वो अटल इनोवेशन मिशन के महानिदेशक हैं। अब ये करंट अफेयर का प्रश्न है। 2021 से अभी तक यही बने हुए, काफी ढूंढा हमने लेकिन हमें कोई नया यहां पर नहीं दिखाई दिया है। चिंतन वैष्णव जी का ही नाम बार बार आ रहा था, तो हो सकता है 2021 से अभी तक जो यही महानिदेशक हों। चिंतन वैष्णव इनका नाम है, अटल इनोवेशन मिशन के महानिदेशक हैं। अब ये अटल इनोवेशन मिशन है क्या, आइए बता देते हैं। तो भारत सरकार के एक प्रमुख कार्यक्रम अटल इनोवेशन मिशन, जिसे AIM कहते हैं, का उद्देश्य
देश भर में फैले स्कूलों, विश्वविद्यालयों और उद्योगों में नवाचार, इनोवेशन एवं उद्यमिता को बढ़ावा देना। जैसा आपको पता है, इनोवेशन का मतलब होता है नवाचार, ठीक है? नई नई टेक्नोलॉजी का जो है उपयोग करना, ये अटल इनोवेशन मिशन का मुख्य उद्देश्य है। डॉक्टर चिंतन वैष्णव 2021 से अब तक इस पद पर जो है पदस्थ हैं और अब तक ये महानिदेशक बने हुए हैं अटल इनोवेशन मिशन के, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न। विश्व का सबसे छोटा पौधा कौन सा है? ये प्रश्न भी हमने अपने पादप जगत वर्गीकरण वाले प्रश्न उसमें वीडियो में कराया था। विश्व का सबसे छोटा पौधा वोल्फिया ग्लोबोसा है, ठीक है? चलिए कुछ जानकारी आपको देते हैं। देखिए, दुनिया का सबसे छोटा पौधा वोल्फिया ग्लोबोसा है। दुनिया भर में यह पौधा अब खतरे में है क्योंकि हर जगह मानवीय हस्तक्षेप बढ़ गया है। इसका व्यास 0.1 से 0.2 मिलीमीटर होता है, इतनी ही इसकी जो है ऊंचाई, लंबाई, चौड़ाई होती है, ठीक है? लेकिन पर्यावरण के लिए यह बेहद महत्वपूर्ण है। यह पौधा पानी में मौजूद विषैले तत्वों को खत्म कर देता है और उसे स्वच्छ बनाता है। तो पानी में जो विषैले तत्व होते हैं उनको खत्म करके उन्हें स्वच्छ बनाता है। आज मैथ में बहुत परिवर्तन देखने को मिले हैं, ठीक है? तो आपको बताएंगे कि मैथ में क्या क्या डिफरेंस देखने को मिला है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बदायूं, अब ये देखिए ऐसा लग रहा है जैसे एमपी का क्वेश्चन, एमपी का पेपर नहीं है, ये यूपी का पेपर बन गया, इस तरह से आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है ना? यूपी जी केस में पूछी जा रही भाई, बदायूं किस नदी के किनारे स्थित है? तो गंगा नदी के किनारे स्थित है बदायूं शहर। ये उत्तर प्रदेश का शहर है। बदायूं भारत के उत्तर प्रदेश का एक प्रमुख शहर है एवं लोकसभा क्षेत्र है। बदायूं उत्तर प्रदेश का एक महत्वपूर्ण जिला भी है। यह गंगा नदी के समीप स्थित है। तो गंगा नदी के किनारे बदायूं शहर स्थित है, ठीक है? कपिल मुनि का आश्रम जो है वो बदायूं में ही स्थित है। यह भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न, बेतवा और यमुना नदियां आपस में कहां पर मिलती हैं? तो सबको पता है भाई, हमीरपुर, इटावा के पास में जो हमीरपुर है वहां पर बेतवा और यमुना नदियां आपस में मिलती हैं। अब चलिए कुछ जानकारी आपको देते हैं। देखिए, तो हम यहाँ पर आपको पूरी जानकारी देंगे, सारी नदियाँ जो यमुना में मिलती हैं। देखिए, तो केन, बेतवा नदियों का उद्गम स्थल मध्य प्रदेश में है, ठीक है? और ये यमुना की सहायक नदियाँ, केन भी और बेतवा दोनों यमुना की सहायक नदियाँ हैं। केन नदी उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में यमुना नदी में मिलती है, ठीक है? आज आपसे पूछा है बेतवा का, तो कल केन का भी पूछा जा सकता है। तो केन कहाँ पर मिलती है? तो बांदा जिले में। तथा बेतवा नदी यह उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जिले में मिलती है, किससे? यमुना से, ठीक है ना? राजघाट, परीक्षा और माता टीला बांध, ये तीनों बांध बेतवा नदी पर स्थित है। तो एक ही प्रश्न में हमने आपको पूरी जानकारी दे दी है। अब अगर यहाँ से यमुना की सहायक नदियों से प्रश्न बनेगा तो आप आसानी से आंसर दे सकते हैं। ये तीनों बांधों के नाम जरूर याद रखना क्योंकि ये आगे पूछे जाएंगे, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका है, साइंस से तैरती वस्तु को दबाने के लिए कौन से बल का प्रयोग किया जाता है? तो उत्प्लावन बल का प्रयोग किया जाता है किसी भी तैरती वस्तु को दबाने के लिए। इसी बल की वजह से जो गोताखोर होते हैं वो पानी पर तैरते हैं। आप भी अगर पानी पर तैरते हैं तो उत्प्लावक बल की वजह से। तैरने वाली किसी वस्तु पर उत्प्लावन बल पानी के वजन से अधिक या बराबर होना चाहिए। अगर इतना नहीं हुआ तो आप डूब जाएंगे, ठीक है? अगर पानी के वजन से कम हुआ तो आप डूब जाएंगे। अधिक उत्प्लावन बल के लिए तैराक शरीर के ऊपरी भाग का प्रयोग करते हैं क्योंकि अधिक पृष्ठीय क्षेत्रफल के कारण यह शरीर का उत्प्लावन केंद्र होता है। इसीलिए जब आप तैरते हैं तो कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा शरीर आपका पानी के ऊपर रहे, ठीक है ना? तो किसी भी वस्तु को तैरने के लिए किस बल की आवश्यकता होती है? तो उत्प्लावन बल की आवश्यकता होती है। ये उत्प्लावन बल काफ़ी ज़्यादा पूछा जा रहा है। अगर आपको तुक्का ही लगाना है, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा कि क्या लगाएं और ऑप्शन में आपको उत्प्लावन बल दिया है तो उत्प्लावन बल पर तुक्का लगा करके आना, ठीक है ना? चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। देखिए, अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा देश G20 का सदस्य नहीं है? तो पाकिस्तान अगर ऑप्शन में है तो पाकिस्तान आपका आंसर हो जाएगा। ये एज इट इज प्रश्न टेक्स्ट बुक पर हमने कहीं पर देखा था, तो टेक्स्ट बुक का ये प्रश्न है, सेम टू सेम उठा करके रख दिया है। इसीलिए आपसे कहते हैं कि टेक्स्ट बुक के टेस्ट जरूर लगा करके जाइए, स्पेशली जीके जीएस के। अब 20 देश कौन कौन से हैं जो G20 में शामिल हैं देख लीजिए, आगे भी प्रश्न यहाँ से बन सकता है। तो अर्जेंटीना है, ऑस्ट्रेलिया है, ब्राजील, कनाडा, चीन है और आपका EU यानी कि यूरोपियन यूनियन है, फ्रांस है, जर्मनी है, भारत है, इंडोनेशिया है, इटली है, जापान है, मैक्सिको है, रूस है, सऊदी अरब है, दक्षिण अफ्रीका है, दक्षिण कोरिया है, तुर्की है, ब्रिटेन है और संयुक्त राज्य अमेरिका। ये जितने भी 20 देश हैं ये आपके G20 के अंतर्गत आते हैं, ये आपको याद रखना है। अब G20 की अभी हाल ही में समिट हुई है। ये समिट कहाँ पर हुई है इसके बारे में पहले बता चुके हैं। आज का आपका होमवर्क है, आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है कि G20 की अभी हाल ही में जो समिट हुई है वो कहाँ पर हुई है। अगला प्रश्न है, जलोढ़ मिट्टी को अन्य किस मिट्टी के नाम से जाना जाता है? तो जलोढ़ मिट्टी को भांवर मिट्टी भी कहते हैं, ठीक है? देखिए, जलोढ़ मिट्टी से सुबह वाले शिफ्ट में भी प्रश्न आया था, बीच जो आपका सेकंड शिफ्ट थी, ठीक है? तो जलोढ़ अथवा एल्यूमिनियम उस मृदा को कहा जाता है जो बहते हुए जल अथवा बहाकर लाया गया तथा कहीं अन्यत्र जमा किया गया हो, ठीक है ना? तो जो बहाकर लाई गई मिट्टी होती है उसे हम भावर मिट्टी कहते हैं या आप उसे जलोढ़ मिट्टी भी कहते हैं, नवीन जलोढ़ मिट्टी कहते हैं। यह भुरभुरा अथवा ढीला होता है, अर्थात इसके कण आपस में शक्ति से बंधकर कोई ठोस शैल का निर्माण नहीं करते, यानी कि बहुत भुरभुरी ये मिट्टी होती है, इसलिए बहुत उत्पादक मिट्टी होती है।
जलोढ़क से भरी मिट्टी को जलोढ़ मृदा या फिर जलोढ़ मिट्टी कहा जाता है। जलोढ़क का मतलब समझ गए, जो चीजें बहा करके लाई जाती है उन्हें हम जलोढ़क कहते हैं, और जलोढ़क की वजह से जिस मिट्टी का निर्माण होता है उसे हम जलोढ़ मिट्टी कहते हैं। धान की खेती, चावल की खेती में जलोढ़ मिट्टी जो है आपका महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। सुबह प्रश्न आया था सेकंड सेट में कि चावल की खेती के लिए कौन सी मिट्टी उपयोगी होती है, तो जलोढ़ मिट्टी उपयोगी होती है। आगे बढ़ते हैं, असूत्री विभाजन क्या है, यह आपसे पूछा गया, साइंस का प्रश्न है, तो चलिए देख लेते हैं। असूत्री विभाजन में सीधे कोश का विभाजन होता है, यानी डायरेक्ट कोश का विभाजन होता है, अतः इसमें गुणसूत्रों के विभेदन एवं तुर्क तंतुओं के निर्माण के बिना ही केंद्रक दो पुत्री केंद्रकों में विभाजित हो जाता है। यह सामान्यतः प्रोकैरियोटिक्स में होता है। याद रखना, प्रोकैरियोटिक्स में असूत्री विभाजन होता है, इसमें केंद्रक सीधे दो पुत्रों में विभाजित हो जाता है। अब ये आपका असूत्री विभाजन हो गया, लेकिन आपसे आगे अर्धसूत्री विभाजन भी पूछा जा सकता है, तो आइए अर्धसूत्री विभाजन भी आपको बता देते हैं। तो वह कोशिका विभाजन जिससे बनने वाली पुत्री कोशिकाओं में गुणसूत्र संख्या मात्र कोशिकाओं की आधी रह जाती है, इसमें जो संख्या होती है वो मात्र कोशिकाओं की आधी रह जाती है, अर्धसूत्री विभाजन कहलाता है। अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा द्विगुणित मात्र कोशिका से 4 अगुणित कोशिकाएं बनती हैं। ये पूरा डिटेल आपको ध्यान रखना, थोड़ा सा पढ़ करके जाना, क्योंकि आज असूत्री विभाजन पूछा है तो कल आपसे अर्धसूत्री विभाजन भी पूछा जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। किसी पदार्थ को तरल से गैस अवस्था में बदलने की क्रिया को हम क्या कहते हैं, तो उस ऐसी क्रिया को हम बाष्पीकरण कहते हैं। जो चीज़ तरल से वाष्प में बदल जाए तो उसे हम बाष्पीकरण कहते हैं। ठीक है ना, जैसे कि आप अपने जल को ले लीजिए, उदाहरण में जल को जब गर्म करते हैं तो सीधे वाष्प में बदल जाता है, गैस में बदल जाता है, तो इस क्रिया को हम बाष्पीकरण कहते हैं। देखिए, तो तरल को गैस में परिवर्तित करने की प्रक्रिया विसरण या फिर वाष्पीकरण कहलाती है। एक शारीरिक प्रक्रिया है जिसमें पदार्थ के अणु उच्च सांद्रता वाले क्षेत्र से कम सांद्रता वाले क्षेत्र की ओर चले जाते हैं। अब देखिए, जो विसरण है वो आमतौर पर गैसों में या तरल में के घोल में पाया जाता है। अब इतना सब आपको डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, आपको बस इतना याद रखना है, अगर किसी भी चीज़ को हम गर्म करेंगे और वो तरल से सीधे गैस में परिवर्तित होती है तो यहाँ पर जो है आपका वाष्पीकरण होता है। ठीक है, उसके अलावा अगर हम कोई भी चीज़ ठोस से सीधे आपकी गैस में परिवर्तित होती है तो ये क्या होता है, ये आपका ऊर्ध्वपातन बल कहलाता है। ठीक है ना, ऊर्ध्वपातन बल। ठीक है, और ऊर्ध्वपातन कहाँ पर देखा जाता है, तो कपूर या नेफ्थलीन। ये प्रश्न आगे बनेगा, लिख लीजिए 100%, ये कपूर वाला प्रश्न बनेगा कि ऊर्ध्वपातन का उदाहरण इनमें से कौन सा है, तो कपूर या फिर नेफ्थलीन जो होती है, नेफ्थलीन की गोलियां जो होती हैं, ये ऊर्ध्वपातन का उदाहरण है। सीधे ठोस से गैस में परिवर्तित होती हैं, तरल में परिवर्तित नहीं होती हैं। ठीक है, चलिए अब हम सीधे चलते हैं मैथ की ओर। मैथ में आज नया परिवर्तन है, प्रायिकता को ऐड कर लिया गया है। प्रायिकता का एक प्रश्न आज पूछा गया है और वो प्रश्न क्या है वो भी हमको मिल गया है। तो प्रायिकता का एक प्रश्न पूछा गया था, दो पासों को एक साथ उछाला जाता है, एक पासे पर 6 आने की तथा दूसरे पासे पर 6 न आने की प्रायिकता आपको बतानी थी। तो ये प्रायिकता नया टॉपिक यहाँ पर ऐड हुआ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख लीजिए। सीआई से आज 4 से 5 प्रश्न है। देखिए, रुपए 4000 की राशि पर 2 वर्ष के लिए 10% अर्धवार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज आपको बताना था। ऐसे सेम टू सेम लगभग 2 से 3 प्रश्न पूछे गए थे और कुल मिलाकर के सीआई से 4 से 5 प्रश्न पूछे गए थे। अगला प्रश्न देखिए, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल देकर के समबाहु त्रिभुज में से वर्ग का क्षेत्रफल आपसे पूछा गया था। एकमात्र यही आपका जो एडवांस से मेंसुरेशन से प्रश्न आया था। बोर्ड मार्क्स के 3 प्रश्न आए थे और कैलकुलेशन आपसे पूछ रहे हैं। कैलकुलेशन आपकी अच्छी होनी चाहिए, तभी आप इन बोर्ड मार्क्स के 3 प्रश्नों को सॉल्व कर पाएंगे। और कैलकुलेशन के लिए हमने 2 ऐप जो है अपने सक्सेस जंक्शन लाइव जो हमारा टेलीग्राम चैनल है उसमें डाल दिए हैं, और अभी हमने फोटो खींचकर भी डाल दी कि आपको वो ऐप्स कैसे मिलेंगे हमारे टेलीग्राम चैनल के अंदर। तो टेलीग्राम चैनल सक्सेस जंक्शन लाइव को ज्वाइन कर लेना, सर्च करना सक्सेस जंक्शन लाइव, एक डिस्कस ग्रुप है जो आपको वहां पर देखने को मिल जाएगा, उसको ज्वाइन कर लेना। ठीक है, वहां पर आपको ये दोनों ऐप्स मिल जाएंगे। एक प्रश्न बहुभुज से मिला है, एलसीएम एचसीएफ से 3 प्रश्न देखने को मिले हैं और बड़े सिंपल प्रश्न है, वही एक ही नियम फॉलो कर रहा है। 2 आपको संख्याएं दी हैं जिनमें से एक का एचसीएफ दिया है और दूसरे का आपसे एलसीएम पूछा गया है। ठीक है, ऐसे प्रश्न आपको आ रहे हैं, बड़े सिंपल लेवल के प्रश्न आ रहे हैं। ठीक है, चलिए, एक प्रश्न आपका डिस्काउंट से भी देखने को मिला, 2 प्रश्न परसेंटेज के देखने को मिले हैं। विभाज्यता के नियम से प्रश्नों को कम कर दिया है। आज एकमात्र प्रश्न आप विभाज्यता के नियम से आया है, 13 से कटने वाला प्रश्न पूछा गया था। सीआई से 4 से 5 प्रश्न पूछे गए, हमने आपको ऊपर बता ही दिया है। एसआई के भी 2 प्रश्न पूछे गए, कुल मिलाकर के 6 प्रश्न सीआई और एसआई से पूछे गए हैं। प्रॉफिट लॉस की बात करते हैं तो 3 से 4 प्रश्न प्रॉफिट लॉस से भी देखने को मिले हैं। सिंप्लीफिकेशन से 2 प्रश्न यहाँ पर देखने को मिले हैं। मिक्सचर और एलिगेशन के भी 2 प्रश्न देखने को मिले हैं। दोपहर वाली शिफ्ट में एलिगेशन पूछा गया था, मिक्सचर नहीं पूछा था। ठीक है, वहीं इस बात करते हैं घातांक और करनी। घातांक और करनी से 3 प्रश्न पूछे जा रहे हैं, ये भी आपका एक नया टॉपिक मैथ में ऐड हुआ है। धीरे धीरे परिवर्तन होगा, लगातार आप हमारे साथ जुड़े रहिए। क्या परिवर्तन हो रहा है, कैसे परिवर्तन हो रहा है, सब कुछ आपको हम बताते रहेंगे। ठीक है, 2 प्रश्न मेंसुरेशन से हैं, एवरेज का 1 प्रश्न है और रेशियो और प्रोपोर्शन से भी 2 प्रश्न यहाँ पर पूछे गए हैं।
आगे बढ़ लेते हैं, बात करते हैं रीजनिंग की। तो रीजनिंग में घड़ी नया टॉपिक ऐड हो गया आज सुबह से। सुबह भी 2 प्रश्न आए थे, इस शिफ्ट में भी 2 प्रश्न आए हैं। एक प्रश्न हमको मिल गया है, 59 सेकंड में घंटे की सुई कितना कोण बनाएगी, कितना डिग्री कोण बनाएगी 59 सेकंड में, ठीक है। 59 सेकंड चलने के लिए घंटे की सुई को कितना कोण बनाना पड़ेगा। अगला है कोडिंग डिकोडिंग। कोडिंग डिकोडिंग से आपके 6 प्रश्न यहाँ पर पूछे गए हैं, तो इस पर आप थोड़ा-सा आप मतलब कि ABCD के नंबरिंग को अच्छे से याद कर लीजिए। यहीं से आप इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। कोडिंग डिकोडिंग के 6 प्रश्न आए हैं। सिटिंग अरेंजमेंट के 2 प्रश्न आए हैं। ब्लड रिलेशन से एक भी प्रश्न इस शिफ्ट में नहीं पूछा गया, इसको उड़ा दिया ब्लड रिलेशन को। अब कल देखते हैं कल पूछा जाता है कि नहीं। डायरेक्शन से 4 से 5 प्रश्न आए हैं और अच्छे लेवल के प्रश्न डायरेक्शन से पूछे गए हैं। इसको आप अच्छे से करके जाइएगा। कल सुबह हम सबसे पहले एक वीडियो लेकर के आएंगे, जो कि हमने आपको दोपहर में बता दिया था कि कौन सी वीडियो हम लेकर के आने वाले हैं। यहाँ पर आपके मिसिंग लेटर से 3 से 4 प्रश्न पूछे जा रहे हैं रीजनिंग में, तो हो सकता है कल हम रीजनिंग की वीडियो लेकर के आएँ, या फिर आपका जो सिख गुरु हैं, सिख गुरु से प्रश्न भी पूछे जा रहे हैं। नया टॉपिक ऐड हुआ जीके में, तो वहाँ से भी हम वीडियो लेकर के आएंगे। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए कि आपको कौन सा वीडियो चाहिए, ठीक है। चलिए, मिसिंग लेटर के 3, रैंकिंग का एक प्रश्न है। वाटर और मिरर इमेज से 7 प्रश्न पूछे गए हैं मेरे भाई। आज सुबह ही हमने वाटर और मिरर इमेज की वीडियो अपलोड की है, सबसे पहली वीडियो सुबह की, सुबह 6:30-7 बजे के लगभग हमने अपलोड किया है। तो वह उसको देख करके जाइए। अगर आप उसको देख करके आते हैं तो ये 7 प्रश्न आप महज 2.5 मिनट में सॉल्व कर लेंगे। ये 7 प्रश्न कितने भी कठिन हो, 2.5 मिनट भी आपको नहीं लगने वाला है। कुछ इस तरह की ट्रिक हमने सुबह वाली वीडियो में बताई है। समय बचा करके चलिएगा, क्योंकि मैथ में कैलकुलेशन पूछा जा रहा है, तो समय आपको मैथ के लिए 1 घंटा पूरा रखना पड़ेगा, तभी आप सॉल्व कर पाएंगे। और ये आप तभी कर सकते हैं जब आप ट्रिक्स वगैरह लगाएंगे। तो रीजनिंग को जल्दी से जल्दी सॉल्व करना है। ये 7 प्रश्न आप आसानी से सॉल्व कर लेंगे। सुबह वाली वीडियो जरूर देख लेना, सुबह ही अपलोड की है मिरर इमेज वाटर इमेज की, ठीक है। चलिए, सीरीज के 2 प्रश्न हैं। विलुप्त संख्या के भी 2 प्रश्न यहाँ पर देखने को मिले हैं, ठीक है। चलिए, साइलॉग के 2 प्रश्न देखने को मिल रहे हैं। कुछ कुत्ते कुछ बिल्ली हैं, यहाँ से भी लगातार 2 से 3 प्रश्न पूछे जा रहे हैं। और कथन और पूर्व धारणा के 2 प्रश्न पूछे गए हैं, जिसमें पूर्व धारणा वाले प्रश्न थोड़े से कठिन थे, ठीक है ना। चलिए, अब ओवरऑल की बात कर लेते हैं। तो भाई ओवरऑल में बात करें तो जीके जीएस आपकी 28 नंबर की पूछी गई है आज शाम वाली शिफ्ट में। साइंस के 11 प्रश्न पूछे गए हैं। दोपहर वाली में तो 5 ही प्रश्न पूछे थे। कम से कम इस शिफ्ट में इतना तो इन्होंने जो है रहम खा लिया, और जीके के प्रश्न कम करके आपके साइंस के 11 प्रश्न पूछ लिए। मैथ के लगभग 32 प्रश्न आपके पूछे गए हैं, और काफ़ी सिंपल लेवल की मैथ और रीजनिंग आ रही है। रीजनिंग के 39 प्रश्न पूछे गए हैं। इन दोनों को मिलाकर के लगभग आपके 61 से 62 प्रश्न आपके मैथ और रीजनिंग के ही पूछे गए हैं। और यही जो है, ये जो नंबर हैं, यही आपके नंबर ऐसे हैं जो आपके कन्फर्म हैं और जो आपको ज़्यादा नंबर दिला रहे हैं लड़कों को, ठीक है ना। बाकी जीके जीएस साइंस का कोई भरोसा नहीं है, ठीक है। आज दोपहर में विटामिन का एक प्रश्न आया था, रेटिनॉल वाला, और इस शिफ्ट में विटामिन का कोई प्रश्न नहीं आया, ठीक है। अन्य कोई प्रश्न आपको याद हो और आपका एग्जाम हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। चलिए, आज के टॉप 5 स्कोर की बात कर लेते हैं। तो आज का टॉप 5 स्कोर 80 नंबर से स्टार्टिंग है, अंकित कटारे जी का, हमने आपको बताया है। उसके बाद 79 है, 78 है, 72 और 69, कुछ इस तरह के टॉप 5 स्कोर आज देखने को मिले हैं। वहीं अगर हम सजेशन की बात करते हैं तो मिरर इमेज को अच्छे से पढ़ करके जाना। 8 नंबर भाई बहुत होते हैं। सुबह वाली वीडियो देख जाना, आप आराम से वो 8 नंबर कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद में प्रीवियस ईयर पर आपको थोड़ा सा ज़्यादा फोकस करना है। साइंस वाले जो प्रश्न हैं वो पटवारी, आबकारी और वनरक्षक, इन तीनों जो आपके क्वेश्चन पेपर हैं, इनमें से ही साइंस के प्रश्न आ रहे हैं, तो इनको जरूर देख करके जाना। और ये तीनों जो आपके प्रीवियस पेपर हैं, इन तीनों की आपकी PDF सक्सेस जंक्शन लाइव चैनल पर आपको देखने को मिल जाएगी। डॉक्यूमेंट सेक्शन में जाएंगे तो सब कुछ मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद में इकोनॉमिक्स वाली जो हमने वीडियो बनाई है, बैंक रेट, बेस रेट क्या होती है, महंगाई क्या होती है, इस सबको आपको देख करके जाना है। सर्च कर लेना इकोनॉमिक्स बाई सक्सेस जंक्शन, क्योंकि 4 से 5 प्रश्न इकोनॉमिक्स के पूछे जा रहे हैं, ठीक है। अब हम थोड़ा सा आपकी जो जीडीपी वगैरह है, इनकी भी वीडियो लेकर के आएंगे, क्योंकि जीडीपी जीएनपी से भी प्रश्न बनने शुरू हो गए हैं। और आगे का आपको भविष्य बता दें भाई, जीडीपी जीएनपी से 5-5, 6-6 प्रश्न आगे पूछे जाएंगे। यही पैटर्न आपका पटवारी में भी चल रहा था, ठीक है। पादप जगत वाली वीडियो देख करके जाना भाई, सर्च कर लेना पादप जगत बाई सक्सेस जंक्शन, ठीक है। चलिए, अब यहाँ पर बात कर लेते हैं टेलीग्राम चैनल की। तो ये हमारा सक्सेस जंक्शन ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है। यहाँ पर आपको इस वीडियो की PDF मिल जाएगी। 16 तारीख तक की PDF हमने यहाँ पर अपलोड कर दी है। बाकी की 17-18 की PDF कल अपलोड हो जाएगी, ठीक है। और ये हमारा फ्री स्टडी मटेरियल का चैनल है सक्सेस जंक्शन लाइव। यहाँ पर आपको सारे जो ऐप्स हम बता रहे थे ना आपको, वो ऐप्स यहीं पर मिलेंगे, जो है कैलकुलेशन फास्ट करने वाले। दोनों की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अगर डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से नहीं खुलता है तो सर्च कर लेना ना भाई, टेलीग्राम पर जाकर के सक्सेस जंक्शन सर्च कर लेना, उसको ज्वाइन कर लेना PDF के लिए। और सक्सेस जंक्शन लाइव सर्च कर लेना, डिस्कस ग्रुप लिखा होगा, उसको ज्वाइन कर लेना। तो यहाँ पर आपको राकेश यादव सर के क्लास नोट्स मिल जाएंगे, आदित्य पटेल सर की फॉर्मूला बुक मिल जाएगी, आदित्य रंजन सर की बुक मिल जाएगी, नीतू मैम की इंग्लिश की बुक मिल जाएगी। ये सब आपको यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट में PDF फॉर्म में मिल जाएगी, एक भी पैसा आपको नहीं देना है, ठीक है। चलिए, अब हम बात करते हैं भाई, हमने आपके लिए इतना काम कर दिया, अब ये आपका फर्ज बनता है कि वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे अपने दोस्तों के पास में जो आगे एग्जाम देने वाले हैं MP पुलिस का, और सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल जरूर दबा लेंगे, जिससे कि लगातार 12 सितंबर तक हर वीडियो आप तक पहुंच सके। अगली
वीडियो आप कौन सी चाहते हैं जो एग्जाम रिलेटेड हो। बाकी एग्जाम एनालिसिस तो हम करवाएंगे ही, कल 2 शिफ्ट में एग्जाम है, तो आप कौन सी वीडियो चाहते हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं कल सुबह। सबसे पहले सुबह हम वीडियो लेकर के आएंगे, जो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे उसकी वीडियो। उसके बाद में सेकंड शिफ्ट का जो एग्जाम एनालिसिस होगा कल सुबह। कोई भी शिफ्ट नहीं है, फर्स्ट शिफ्ट में कोई एग्जाम नहीं है, किसी भी फेक एग्जाम एनालिसिस के चक्कर में मत पड़ना। आपका जो फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम होगा वो आपका 12:30 से 2:30 बजे ही होगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं कल सुबह एग्जाम एनालिसिस में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। ये सारे क्वेश्चन थोड़ी देर बाद आपको अलग अलग चैनल पर पेस्ट कॉपी पेस्ट होकर के दिखने लगेंगे, ठीक है। चलिए धन्यवाद।